वेलकम स्टूडेंट्स। MA प्रीवियस फिलॉसफी पेपर 3 लॉजिक। इसमें हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 में अनुमान प्रमाण पर चर्चा कर रहे थे। आज हम अनुमान के दोषों पर चर्चा करेंगे। अनुमान का जो दोष है उसे हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हेतु के जैसा आभास होना। साधारणतः हेत्वाभास का अर्थ हेतु का आभास ही होता है और अनुमान जो है वो हेतु पर ही निर्भर करता है। तो हेतु में कुछ दोष हो तो अनुमान जो है दूषित हो जाता है। हम अपने साधारण दैनिक जीवन में गलती हेतु के द्वारा ही करते हैं, इसलिए अनुमान के दोष को हम हेत्वाभास कहते हैं। भारतीय अनुमान में जो भी दोष होते हैं ना, वे सारे वास्तविक होते हैं। और पाश्चात्य अनुमान के जो आकारिक दोष हैं, जैसे अव्याप्त मध्यमवर्ती पद, अनुचित बृहत पद, अनुचित लघु पद आदि यहाँ नहीं होते हैं, जैसा कि हम वेस्टर्न लॉजिक में करते हैं। कारण क्या है कि भारतीय जो तर्कशास्त्र है उसमें अनुमान का जो आकार है वो फॉर्मल और मटेरियल, इस तरह के उसमें भेद हम स्वीकार नहीं करते हैं। फॉर्मल यानी आकारिक और मटेरियल यानी वास्तविक। इसलिए हेत्वाभास जो है अनुमान का वास्तविक दोष कहलाता है। न्याय दर्शन में हेत्वाभास को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में माना गया है और जिस अनुमान में हेतु शुद्ध हो और दोषों से रहित हो वही अनुमान शुद्ध माना गया है। और यदि हेतु दुष्ट है तो अनुमान भी दूषित हो जाता है और तभी वो हेत्वाभास कहलाता है। ठीक है, तो हेतु के लक्षण में ये बताया गया है कि जिस कारण में साध्य को सिद्ध करने की योग्यता होती है वो तो हेतु कहलाता है, किंतु जो हेतु ना होने पर भी हेतु के जैसा दिखाई दे, अर्थात जिसमें साध्य को सिद्ध करने की योग्यता ना हो, उसे हम हेत्वाभास कहते हैं। ऐसे दुष्ट हेतु से अनुमान में हेत्वाभास दोष आ जाते हैं। ठीक है, तो हेत्वाभास के मूल रूप से न्याय दर्शन में या न्याय तर्कशास्त्र में 5 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला है सव्यभिचार, यानी जिस हेतु में अव्यभिचारित यानी नियत या नियमित व्याप्ति ना हो उसे सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सव्यभिचार का दोष जो है वो अनुमान में तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता है और कभी साध्य से अलग किसी दूसरी वस्तु से रहता है। उदाहरण के लिए जैसे सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। ये मुख्य आधार वाक्य हैं। योगदत्त जनेऊ पहनता है इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है। ये जो युक्ति है इसमें पहले 2 आधार वाक्यों से ये निष्कर्ष निकाला गया है। इस अनुमान का निगमन जो है वो गलत है, क्योंकि हेतु जो है इसमें जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण और साध्य जो है वो ब्राह्मण है। इसमें जनेऊ और ब्राह्मण में अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है, यानी एक नियमित या नियत संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हेतु को सव्यभिचार हेत्वाभास कहते हैं। इसे अनेकांतिक हेत्वाभास भी कहा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं कि सभी द्विपद जो है बुद्धिमान है। हंस द्विपद है। द्विपद का मतलब होता है 2 पैरों वाला। तो सभी द्विपद बुद्धिमान है, हंस द्विपद है, इसलिए हंस बुद्धिमान है। इसमें भी अनुमान का निगमन जो है गलत हुआ है, क्योंकि हेतु जो है द्विपद और साध्य जो है बुद्धिमान, इन दोनों में अव्यभिचारी व्याप्ति नहीं है, यानी नियत व्याप्ति नहीं है।
कुछ द्विपद बुद्धिमान हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो ऐसे हेतु को हम अनेकांतिक हेत्वाभास या सव्यभिचार हेत्वाभास भी कहते हैं। सव्यभिचार हेतु के द्वारा हम एक नहीं वरन दो विरोधी निगमन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सभी द्विपद बुद्धिहीन हैं, जैसे कबूतर। हंस द्विपद है, इसलिए हंस बुद्धिमान है। यहाँ साचार्य जो है एकांत रूप से साध्य के साथ नहीं परंतु दूसरी वस्तु के साथ भी पाया गया है। और उधर सब जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, राम जनेऊ पहनता है इसलिए वह ब्राह्मण है। ये दो तरह के एग्जाम्पल जो हैं हम सब व्यभिचार हेत्वाभास में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं। दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, यानी जिस अनुमान में साध्य की सत्ता के विपरीत उसके अभाव को ही पक्ष में सिद्ध किया जाता है तो वह विरुद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। जब हेतु साध्य को सिद्ध ना करके उसके विरोधी को सिद्ध करता है वहाँ विरोधी हेत्वाभास होता है। जैसे हवा भारी है, क्यों? क्योंकि वह खाली है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है शब्द नित्य है क्योंकि वो उत्पन्न होते हैं। यहाँ हेतु जो है उत्पत्ति शब्द के नित्यत्व को नहीं वरन उसके अनित्यत्व को सिद्ध कर रही है, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका नाश भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से सव्यभिचार और विरुद्ध हेत्वाभास में अंतर केवल यही है कि सव्यभिचार जो है हेतु के द्वारा निगमन को जो है सिद्ध रूप से निश्चित नहीं करता, किंतु विरुद्ध हेतु के द्वारा निगमन का ही खंडन हो जाता है। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है। तीसरा है सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष हेतु वह है जिसका विरोध करने वाला दूसरा हेतु मौजूद रहता हो, अर्थात दूसरा प्रतिपक्षी अनुमान संबंध उपलब्ध हो। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि शब्द नित्य है क्योंकि वह सभी जगह सुनाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल यह है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वह घड़ी की तरह कार्य है। तो ये दोनों हेतु जो हैं दो विरोधी बातें सिद्ध कर रहे हैं और दोनों ही समान बल वाले हैं, इसलिए यह पहला हेतु सत प्रतिपक्ष है और सत प्रतिपक्ष हेतु जो है अपने समान बल रखने वाले दूसरे हेतु की उपस्थिति के कारण शक्तिहीन हो जाता है और साध्य के अभाव की सिद्धि करने में समर्थ हो जाता है। तब पहला हेतु जो है सत प्रतिपक्ष नहीं रहता है बल्कि बाधित हो जाता है। ठीक है, तो सत प्रतिपक्ष हेतु विरुद्ध हेतु से थोड़ा भिन्न होता है और दोनों में अंतर केवल इतना है कि विरुद्ध में जो हेतु है उसके द्वारा ही उसके निगमन का खंडन हो जाता है, जबकि सत प्रतिपक्ष में निगमन का खंडन किसी दूसरे संभावित अनुमान के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अब है चौथा असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास वह हेतु है जो पक्ष में वास्तव में होता नहीं है बल्कि कल्पित कर लिया जाता है, यानी जहाँ हेतु की वास्तविकता अनिश्चित हो वो असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे आकाश कुसुम सुगंधित है, क्यों? क्योंकि वह एक फूल है यानी वह कमल है। इस अनुमान में पक्ष जो है आकाश कुसुम जो है वो काल्पनिक है, इसलिए वो सुगंधित भी नहीं हो सकता। यहाँ हेतु जो है स्वयं ही असिद्ध हो गया है। ठीक है, चौथा है बाधित। बाधित हेतु का मतलब है जब किसी अनुमान का हेतु यदि किसी दूसरे अनुमान से बाधित हो जाता है तो वह अनुमान दोषपूर्ण होता है और उसे वह एक बाधित हेतु कहा जाता है। जैसे आग शीतल है क्योंकि वह एक द्रव्य है। अब जैसे जल यहाँ हेतु द्रव्य है जो आग की शीतलता सिद्ध करने के लिए लिया गया है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ये बाधित हो जाता है। और बाधित हेतु जो है सत प्रतिपक्ष हेतु से भी भिन्न है। बाधित में एक अनुमान का दूसरे प्रमाण से बाधित होना सिद्ध किया गया है और बाधित दोष में निगमन का खंडन अनुभव से हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अनुमान के दोष हैं जिसे हेत्वाभास कहा जाता है और यही हेत्वाभास के प्रकार भी हैं।
ओके, थैंक यू।